दूसरा 0 को हम 0 बाई समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 1 लिखो चाहे 2 लिखो, डिवीजन करने पे आपको 0 ही मिलेगा। तो ये p/q के फॉर्मेट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो पहले का उत्तर होगा S, 0 पर में है और इसे p/q के फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में 6 पर में संख्या निकालो। हाँ, 3 और 4 के बीच में 6 पर में संख्या। देखो ये क्वेश्चन किसी कंपटीशन में नहीं आएगा, किसी कंपटीशन में नहीं आएगा। क्यों? ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, 3 और 6 के बीच में परमेय संख्या निकालना, ठीक है, ये कभी नहीं आता है, इसको छोड़ के ही चलिए आप। अगला तीसरा क्वेश्चन है 5 और 6 के बीच 5 परमेय संख्या लिखो, वो भी बेकार है। चौथा क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन में सत्य असत्य बताओ, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर क्या है? सही है। इसमें कहा है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सत्य है, क्योंकि प्रकृति में 1 से लेकर इन्फिनिट तक लेते हैं और पूर्ण में 0 से लेकर के इन्फिनिट तक लेते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी प्राकृतिक संख्या देखो पूर्ण संख्या के अंदर छुपी हुई है ना, तो इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। सो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है, क्या ये सही है? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि जो ऋण वाला है ना, ऋण 3, ऋण 4, ये पूर्ण संख्या के श्रेणी में नहीं आता है। तो ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं आते, धनात्मक पूर्णांक ही पूर्ण संख्या में आता है, इसलिए ये कथन गलत है, असत्य है। ठीक है, जितने धनात्मक पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्या के हिस्से हैं, लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। जो तीसरा कथन दिया हुआ है वो है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या ये सही है? प्रत्येक परिमेय पूर्ण होती है? नहीं, प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या नहीं होती है, भिन्न भी होती है। तो ये कथन क्या है? गलत है। क्यों? मैंने बताया था ना कि जो परिमेय है, इस परिमेय को 2 वर्गों में बांट रखे हैं, पूर्णांक और भिन्न में, और जो पूर्णांक है उसमें फिर धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, फिर धनात्मक पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या आता है ना। तो क्या प्रत्येक परिमेय पूर्णांक है? नहीं, इसका एक हिस्सा भिन्न भी है। हाँ, अगर ये कहता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय होती है तो चलता, प्रत्येक पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक होती है, चलता, पूर्णांक होता है, लेकिन इधर से इधर कभी भी होल पे नहीं जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट है गलत। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 1.2। इसे मिटा दे, इसे लिखना नहीं ना है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ वही लिखना। और जो कोई क्वेश्चन अगर आपको डाउट में लग रहा हो तो उसको लिखिएगा, नहीं तो बाकी सब ऐसे। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी का दिया मैथमेटिक्स में कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर का मान बताओ। रीजन भी देना कि ऐसा क्यों। पहला क्या है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्या ये कथन सही है? प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक होती है, तो ये कथन सही है, क्योंकि जो संख्या है इसके 2 प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। फिर इसके बाद परिमेय जो होता है वो
वास्तविक और काल्पनिक होती है। संख्या वास्तविक और काल्पनिक होती है, और वास्तविक जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। तो इसमें कहा है प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक है, प्रत्येक अपरिमेय एक वास्तविक संख्या। ये कथन क्या है? सत्य है। तो पहला कथन सही है। दूसरा कथन कहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु स्क्वायर रूट m के जैसा होता है, जहाँ m प्राकृतिक संख्या है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि संख्या रेखा पर ना आप 0 भी यूज़ कर सकते हो, 1 भी यूज़ कर सकते हो, 2 भी यूज़ कर सकते हो, 3 स्क्वायर रूट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 2 है तो 1.414 होता है, तो इसका 1.4 आएगा। तो यहाँ कहीं पे होगा स्क्वायर रूट 2। तो इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन केवल इसे ही रिप्रेजेंट करते हैं कहना गलत है, क्योंकि इसमें हम पूर्ण नंबर को भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक एक अपरिमेय है, गलत बात। प्रत्येक वास्तविक अपरिमेय नहीं है, क्योंकि वास्तविक का कुछ हिस्सा परिमेय भी होता है। इसलिए ये कहते हैं कि प्रत्येक परिमेय वास्तविक है तो चलता, लेकिन प्रत्येक वास्तविक परिमेय ही केवल है, ये कथन गलत है। तो ये आंसर क्या है? गलत, फॉल्स। दूसरा प्रश्न इसमें कहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या जितने धनात्मक पूर्णांक हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय ही होता है? तो उत्तर है नहीं। सिर्फ वह धनात्मक पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं उनका वर्गमूल अपरिमेय होता है। जैसे अगर 4 है तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ही 17 ले लूँ तो 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसका कभी भी वर्गमूल परिमेय नहीं आएगा। ये हमेशा अपरिमेय आएगा और ये हमेशा परिमेय। तो जो पूर्ण वर्ग होते हैं उन पूर्ण वर्ग के लिए हमेशा वर्गमूल परिमेय आएगा। क्या आएगा? और जो पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं इनके लिए वर्गमूल अपरिमेय होगा। तो जो पूर्ण वर्ग होगा उसके लिए वर्गमूल परिमेय, जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसके लिए वर्गमूल अपरिमेय होता है। अगला निरूपित करने की बात है, तो ये सब क्रियाकलाप है। तो अगला एक्सरसाइज देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट 1.3। इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। इस चैप्टर में बताना है कि दशमलव प्रसार का प्रकार कैसा है। प्रकार में 2 ही है, या तो शांत होगा या अशांत होगा। तो जब शांत होता है ना तो इसका जो हर होता है वो 2 की घात m और 5 की घात n जैसी होती है। तो वो हमेशा जो दशमलव प्रसार रहेगा वो शांत आएगा। और अगर जो इसका हर है 2 की पावर m और 5 की पावर n जैसा नहीं है तो दशमलव प्रसार कभी भी शांत नहीं होगा। अब इसमें से विशिष्ट क्या है? इन दोनों में विशिष्ट क्या, ज़रा समझो। विशिष्ट ये है कि प्रश्न में मान लो केवल 2 पावर m ही है और केवल 2 पावर 5 ही है। जैसे 2 पावर m और n टाइप का, इस टाइप का है तो 5 मान लो एक। अगर मान लो किसी संख्या के हर में केवल 2 पावर m जैसा मिल गया, 5 नहीं है, तो जहाँ 5 नहीं रहता वहाँ 5 ला सकते हैं। हाँ, 5 पावर 0 या 5 पावर 2 अंश और हर दोनों में गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। जहाँ 5 पावर n है वहाँ 2 ला सकते हैं। सो एक बात ध्यान में रखना कि अगर ये दोनों में से कोई अकेला भी है तब भी वो भिन्न हमेशा शांत ही होगा। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है, ना 2 पावर 5 है और ना 2 पावर m है और ना 2 पावर n, तो वह हमेशा क्या होगा? यस, 5 पावर n रहेगा। तो ये हमेशा अशांत रहेगा और ये हमेशा शांत। अब इसके बाद एक्सरसाइज करोगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 36/100 शांत है कि अशांत। तो हम जानते हैं
100 को क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2 और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 पंचे 10। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। अब आप देखो ये 2 पावर m 2 पावर m और 5 पावर n जैसा बन नहीं गया, तो ये बिल्कुल इसके जैसा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है शांत है। हाँ बताओ, शांत मतलब उनको सिंपलीफाई करके n के पावर m में और मतलब जो है नहीं, अभी पढ़ाए नहीं थे शांत अशांत। शांत मतलब 1/4 0.25 टर्मिनेटिंग हो, इसे शांत कहते हैं। और 1/3 लिखोगे तो 3 आएगा, ये क्या होता है अशांत होता है। इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, समझे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात रिपीटिंग होता है। तो ये होता है इसका मतलब शांत और अशांत का। अगला क्वेश्चन इसमें 1/11 दिया है, 1/11 दिख रहा है, कह रहा बताओ ये शांत है कि अशांत है। तो इसका उत्तर क्या होगा, ये अशांत है। क्यों? क्योंकि 11 का फैक्टर में 2 और 5 में से कोई नहीं आएगा, इसलिए ये क्या है अशांत है। क्योंकि 11 को हम 2 पावर m और 5 पावर n के जैसा नहीं लिख सकते। तीसरा क्वेश्चन 4 सही 1/8 दिया है, तो 8 चौक 32 से 33/8 हो जाएगा। और इसको हमें चेक करना है कि शांत है कि नहीं। तो हम देख पा रहे हैं कि 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं। कमी किसकी है 5 की, 5 नहीं है, कोई बात नहीं, इस कमी को हम पूरा कर सकते हैं अंश और हर में गुणा करके। तो मैंने अभी बताया ना कि चाहे केवल 2 पावर m हो या केवल 5 पावर n, तब भी ये क्या होता है शांत ही होता है। इसका उत्तर होगा ये कैसा प्रसार होगा, शांत प्रसार होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगला 3/13 दिया हुआ, ये इसका क्या हाल होगा। 3/13, 13 ऐसी संख्या है जिसके 10 गुणनखंड में ना तो 2 आने वाला है और ना ही 5 आने वाला है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। बात समझ में आ रही है। तो इस एक्सरसाइज में ऐसे ही क्वेश्चन है, इन्हें याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि 0.6 पावर बार है, तो इसका p/q रूप क्या होगा। ठीक है, तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमें एक आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना है। तो मैं इसके आपको लगभग 20 क्वेश्चन करा देता हूँ। इस किताब में तो 1-2 दिया हुआ है, समझ में इससे नहीं आएगा, मैं ढेर सारा क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। तो अब सीखेंगे आवर्ती दशमलव का भिन्न में रूपांतरण। सबसे ज़्यादा आसान ट्रिक, इजी मेथड, 4 सेकंड में आंसर। ठीक है, पहले सीखना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न लिखता हूँ, फिर इसको सॉल्व करने का मेथड सिखाएंगे। क्वेश्चन है 0.5 पावर बार की संगत भिन्न क्या होगी। दूसरा है 0.25 पावर बार का भिन्न क्या होगा। तीसरा है 0.025 पावर बार का क्या होगा आंसर। चौथा क्वेश्चन है 0.025 और दोनों पे बार लगा हो तो क्या होगा क्वेश्चन। पांचवा है अगर 1.25 पावर बार लगा हुआ है तो क्या होगा। छठा है अगर 1.25 दोनों पे बार लगा हुआ है तो क्या होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो कहीं लिखा हुआ है 1.2357 और इन दोनों नंबर पे बार लगा हुआ है 57 पे, तो इसका भिन्न क्या होगा। आठवां है 1.20357 में 357 पे बार लगा हुआ है तो इसका भिन्न क्या होगा। तो ये इतने क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं बन सकते, इतने टाइप बनते हैं। इन्हें भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे। जिस अंक के ऊपर बार है, ध्यान देना कितने अंकों के ऊपर बार नज़र आ रहा है, 1। सो दशमलव को भूल जाओ और पूरा नंबर लिखो 05 में से घटा देना है। जिस पर बार है उसे छोड़ दो, बाकी जिस पे बार नहीं है उसे घटाओ।
और बटे में आपको उतने 9 लिखने हैं जितने के ऊपर बार है। यहाँ कितने अंक के ऊपर बार है? 1 अंक के ऊपर बार है, इसलिए 1 9 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू क्या आई? 0.5 का मतलब 5, अब 5 में से 0 घटाओगे 5 ही आएगा, अर्थात 5/9 आ जाएगा। ये इसका भिन्न हो गया। ठीक है, 0.25 पावर बार है, तो ये पहले बार को भूल जाओ, इसको लिखो 0.25। क्या लिखो? 0.25, 10 भूल जाइए। और लास्ट के जिन 2 अंकों पर बार है उनको छोड़ दो, जिस पे बार नहीं उसे घटाओ। और बटे में उतने 9 लिखो जितने अंकों पर बार हो। कितने अंकों पे 9 है? 2 अंकों पे बार है तो 2 9 लिखेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी? 25/99, ये आंसर हो गया। अगर यहाँ पे देखें तो प्रोसेस वही है, 0 को 10 को भूल जाओ तो 0025 आएगा। अब में से उसे घटा देना है जिस पर बार ना लगा हो। तो किस पर बार नहीं लगा है? 0.002, तो वो जो पॉइंट भूल जाओ, सीधा क्या लिखो? 002 और बटे में उतने 9 लिखो जितने अंकों पे बार है। इसके बाद दशमलव के बाद आप देखो 2 अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है। तो जब दशमलव के बाद जितने अंक हैं उन पर बार नहीं है, उन अंकों की संख्या के बराबर 0 बढ़ाना पड़ेगा। 2 अंक हैं, 2 0 बढ़ा दिया। इनमें देखो दशमलव के जस्ट बाद कोई नंबर खाली नहीं है, इसलिए इसमें 0 नहीं बढ़ाया गया। लेकिन यहाँ दशमलव के जस्ट बाद 2 अंकों पर बार नहीं है, इसलिए 2 0 यहाँ बढ़ा दिया। तो वैल्यू क्या आएगी? ये तो सिर्फ 25 आएगा, 25 से 2 घटाओगे 23 और बटे 900, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। 0.025 लिखा है, पहले दशमलव भूल जाओ। 0025 में से कितना घटाओ? 00, क्योंकि इसी पे बार नहीं है। अब बटे उतने 9 लिखिए जितने अंकों पे बार है। 2 अंकों पे बार है, 2 9 लिखा गया। और दशमलव के बाद क्या कोई ऐसा अंक है जिस पर बार नहीं है? हाँ, 1 अंक है, और 1 अंक है तो 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी? 25/990, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। 1.25 पावर बार है, दशमलव भूल जाओ, लिखो 125 पूरा। उसमें से उतने नंबर घटा दो जिन पर बार नहीं है। किन पर बार नहीं है? 1 और 2 पर, अर्थात 12। बटे उतने 9 लिखिए जितने अंकों पे बार है। तो 1 अंक पे बार है, 1 9 लिख दिया। अब बाकी जितने अंकों पे बार नहीं है उतने 0 बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद एक ही अंक ऐसा है जिस पर बार नहीं है, इसलिए 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो ये 125 से 12 घटाओगे तो 113 आएगा। अब बटे 90, ये आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? अगला देखो। 1.25 बार है, दशमलव बोलो 125, अब में से वो घटाओ जिस पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है? सिर्फ 1 पर। बटे कितने 9 लिखना है? जितने अंकों पर बार है। 2 अंकों पर बार है, 2 9 लिखो। क्या दशमलव के बाद कोई ऐसा संख्या है जहाँ बार ना लगा हो? नहीं, तो 0 नहीं बढ़ाना। वैल्यू क्या आएगी? 124/99, ये आंसर हो गया। इसका क्या हाल होगा? दशमलव भूल जाओ, पूरा नंबर लिखो। 12, 35, 57 में से उन अंकों को घटाइए जिन पे बार नहीं है, और वो है 123। बटे में उतने 9 लिखिए जितने अंकों पे बार है। और दशमलव के ठीक बाद 2 अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है, तो उनके समकक्ष 2 0 बढ़ा देंगे। तो वैल्यू क्या आएगी? 7 से 3 घटाने का 4, और 5 से 2 घटाने का 3, और 3 से 1 घटाने का 2, और 12 का 12। अब बटे 9 9 00, अगर कटता है तो काट भी देना है। 2 से 4 से जितना कटेगा वहाँ तक काट लीजिए, आ जाएगा। इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे अब आप हल कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए।